Hello everyone, I'm Ashish Vimal and I welcome you all to the channel Ashish Vimal Net and JRF English. So everyone, I've qualified my UGC Net in English Literature 2 times and also the JRF under the guidance of Vineet Pandey sir. Okay, so today I'm here with some important MCQs on Chaucer, and these MCQs are very important. They can be directly asked to you in UGC Net exam, or there can be some questions related to these MCQs. So these MCQs are very important. Okay, so let's start with question number 1. So the question number 1 is, in Chaucer's times the peasants revolt resulted in the, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रखने की कोशिश करी है मैंने यहाँ पे. वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि जब मैं प्रिपेयर करता था, मेरे प्रिपेयर करते टाइम मैं हमेशा ढूंढता था कि कोई क्लू होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल होनी चाहिए जिससे कि हम इस चीज़ को याद रख सकें, थोड़ा सा और नॉलेज होनी चाहिए. ओके, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करनी है. ठीक है. सो चौसर के टाइम पे जो पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था उसका रिजल्ट क्या निकला था. ओके, सो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पीजेंट्स रिवॉल्ट जो है, पीजेंट्स रिवॉल्ट को वेट टाइलर्स रिवॉल्ट भी कहा जाता था. ठीक है. और वेट टाइलर रिवॉल्ट जो था वो 1381 में हुआ था. रिचर्ड टू उस टाइम पे किंग थे. ओके, 1377 टू 1399 रिचर्ड टू किंग थे उस टाइम पे, और उसी दौरान में पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था. तो उसका रिजल्ट क्या निकला था? उसका रिजल्ट निकला था एंड ऑफ सर्फडम. तो सर्फडम का मीनिंग बहुत पता नहीं होता बहुत बार. तो सर्फडम का मीनिंग होता है स्लेवरी. तो पीजेंट्स रिवॉल्ट के बाद में जो स्लेवरी थी वो एक तरफ से ख़त्म ही हो गई थी. ओके, तो स्लेवरी ख़त्म होने का एक सिंगल रीज़न पीजेंट्स रिवॉल्ट ही नहीं है. एक जो ब्लैक डेथ हुआ था, ब्लैक डेथ भी है. ब्लैक डेथ होने की वजह से 1348 में जो प्लेग फैल गया था इंग्लैंड में, उसकी वजह से बहुत पॉपुलेशन कम हो गई थी. अब जो लेबरर्स हैं, जो स्लेब्स हैं, स्लेब्स भी बहुत कम हो गए थे, और वो स्लेब्स अब बार्गेनिंग करने लगे वर्क करने के लिए. ओके, और अब वो स्लेब्स को एक चांस ये भी मिल गया था कि वो एक फ़िक्स अमाउंट पे करके अपनी जो स्लेवरी है उसको फ्री कर सकें. ओके, तो इस तरह से हम कहते हैं कि पीजेंट्स रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या निकला? एंड ऑफ सर्फडम. ओके, यानी कि स्लेवरी का अंत हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. हु रोड द रोमांस ऑफ द रोज़. ओके, तो रोमांस ऑफ द रोज़ के बारे में आपको ये तो पता चल जाएगा कि किसने लिखा था रोमांस ऑफ द रोज़. सो लेट्स सी द ऑप्शन. जॉन गावर एंड जॉन बार्बर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गॉन्ट, बोकासियो एंड डेंटे, Guillaume de Loris and Jean de Meung. Okay, so the correct answer is Guillaume de Loris and Jean de Meung. तो ये Guillaume de Loris and Jean de Meung ये हैं आपके फ्रेंच राइटर्स हैं एक्चुअली. ओके, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ. इसको फ्रेंच राइटर्स को इसमें क्या लिया गया है? रोमांस ऑफ द रोज़ को एक्चुअली ट्रांसलेट किया था चौसर ने मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके, बाय चौसर, यानी कि चौसर के द्वारा किया गया था. क्या ट्रांसलेशन इंग्लिश में, वो भी मिडिल इंग्लिश में किया गया था. और जो मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था चौसर ने, उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था द रोमांट ऑफ द रोज़. ओके, ध्यान रखना है कि ये जो रोमांस ऑफ द रोज़ है आपका, वो 2 पार्ट्स में लिखा गया. पार्ट नंबर 1 1230 में लिखा गया है, गिलेम डी लॉरिस ने लिखा था. फिर 45 ईयर्स बाद में, यानी कि 1275 में सेकंड पार्ट जीन डी म्यूंग ने लिखा था. रोमांस ऑफ द रोज़ का फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था. ध्यान रखना है आपको. ठीक है, और ट्रांसलेट किसने किया था? चौसर ने, मिडिल इंग्लिश में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जो कि मैं हमेशा ढूंढता था. मैं सिर्फ रेटाफिकेशन करना नहीं चाहता था, मैं यही चाहता था कि थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डिटेल होनी चाहिए जिससे कि मुझे बाकी के लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा पता हो. ओके, तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए. ये आपके चीज़ें होती हैं, ये क्लूज़ होते हैं जो आपको एक दूसरे से रिलेट करने होते हैं, और रिलेट करके जब आपका एग्ज़ाम का टाइम होता है, जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं, तब आपको रिलेट करके याद करने होते हैं, क्लूज़ याद करने होते हैं. ओके, ये याद करने के, रिवाइज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है. मैं खुद भी अप्लाई करता था, आप भी अगर आपको अच्छा लगे तो करिएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. तो फर्स्ट पब्लिश वर्क ऑफ चौसर इज. तो चौसर का फर्स्ट पब्लिश वर्क कौन सा था? एक्चुअली चौसर के टाइम पे वर्क चौसर ने जो लिखे थे, तो वो लिखे तो थे, और जब कोई वर्क लिखता है, जैसे कि मैंने अभी ये लिख दिया है, और अगर मैं इसी को लिख के रखूँ तो ये मेरी मैन्युस्क्रिप्ट हो जाएगी, और जब मैं इसको प्रिंटर पे जाके पब्लिश कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा, तो वो मेरी आपके क्या होगा? पब्लिश्ड वर्क होगा. ओके, अब ये मैन्युस्क्रिप्ट है. तो उस टाइम पे प्रिंटिंग मशीन्स तो थी नहीं चौसर के टाइम पे. प्रिंटिंग मशीन तो 1476 में आई थी. ओके, तो हम कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट पब्लिश वर्क कौन सा था? तो हम ये कहेंगे कि उनका जो फर्स्ट लिखा गया वर्क था वो कौन सा था. ठीक है, चलिए देखते हैं. ऑप्शंस आर द कैंटरबरी टेल्स 1387 टू 1400 के बीच में लिखा गया था. रोमन डी ला रोज, तो ये तो भाई आपका फ्रेंच वर्क्स हो गए. 1230 में पार्ट 1 लिखा था गिलेम डी लॉरिस ने, और 1275 में पार्ट 2 लिखा था जीन दी म्यूंग ने. ठीक है. द बुक ऑफ द डचेस 1368-69 में लिखा गया था. द हाउस ऑफ हिम 1379 टू 80. ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, और इसी की वजह से आपको चीज़ें रटनी पड़ती हैं, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं. तो बहुत क्लियर है अब आपके सामने कि कौन सा सबसे पहला लिखा गया था? चौसर के द्वारा. ओके, तो चौसर के द्वारा कौन सा लिखा गया था?
द बुक ऑफ द टचेस। ओके, मैं हमेशा रिवाइज करते टाइम एक पेंसिल का यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने पेंसिल से टिक लगाए हैं, इनको मैं बाद में इरेज करके इनको एकदम फ्रेश क्वेश्चंस बना सकता हूँ, जिससे कि मैं दोबारा से रिवाइज़ करूँगा तो दोबारा से सभी ऑप्शंस को पढ़ के मुझे एक बार लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर हो सकता है। तो आप भी, मैं सजेस्ट करूँगा, हमेशा पेंसिल का यूज़ करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द मेजर वर्क ऑफ चौसर ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट एज कंट्रोलर वॉज। ओके, जब चौसर को कंट्रोलर अपॉइंट किया गया था तो उनका जो मेजर वर्क था, उन्होंने क्या लिखा था? तो एक्चुअली जो अपॉइंटमेंट थी वो कंट्रोलर की पोस्ट पर कब से कब तक रहे थे? जून 1374 से 1386 में रहे थे। ओके, और 1386 में ये रिटायर हुए थे, और 1386 में इस पोस्ट से रिटायर होते ही ये एक्चुअली एमपी बन गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। ओके, तो कौन सा मेजर वर्क था उनका उस टाइम के दौरान? द कैंटरबरी टेल्स, द हाउस ऑफ फेम, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, कंप्लेंट ऑफ द लेडी। ओके, कंप्लेंट ऑफ द लेडी, आई डिडंट फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्लेंट ऑफ द लेडी। ओके, सो इन वर्क्स को आप देखिए, ये अगर हम इनकी पब्लिश डेट देखें 1387 टू 1400, ये इस पोस्ट के बाद का वर्क है। 1379 टू 1380 इस पोस्ट के ड्यूरेशन का वर्क है। 1386 जब ये रिटायर हुए थे, रिटायर होने के बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और उस टाइम पे इन्होंने ये 1386 में लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा था। ट्रोलेस एंड क्रोसीड के भी बाद में लिखा था ये। ओके, तो अब हमारे सामने बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियर है कि कौन सा वर्क है। ये हाउस ऑफ फेम है, जो कि इन्होंने कंट्रोलर के पोस्ट पे रह के किया था। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ आपको याद नहीं करनी है, समझनी है, याद रखनी है। इन चीज़ों से आपका बेस चौसर का इतना क्लियर हो जाएगा कि चौसर के बारे में कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करेगा। सिर्फ ये वाले क्वेश्चन नहीं, जो मैंने 4 क्वेश्चन अभी समझाए हैं, 4 क्वेश्चन में मैंने इतनी चीज़ें बताने की कोशिश करी है आपको, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात, आपकी नॉलेज चेक करी जा सकती है कि हाँ, नॉलेज आपको अच्छी है। ओके, तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिए, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान रखने से काम नहीं चलना है। क्वेश्चन नंबर 5, Chaucer wrote a poem on the marriage of Richard II with Anne of Bohemia. Which of the following is this? Okay, so चौसर ने एक वर्क लिखा था, एक पोइम लिखी थी रिचर्ड टू और एनी ऑफ बोहेमिया की जब मैरिज हो रही थी, मैरिज के ड्यूरेशन पे लिखी थी। ओके, तो उनकी मैरिज कब हुई थी? 1382 में हुई थी। और ये जो वर्क है आपका, कौन सा वर्क है जो कि इन्होंने लिखा था? ये वर्क लिखा था इन्होंने द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ओके, पार्लियामेंट फाउल्स के अगर आप डेट देखेंगे, कंपोजिशन डेट, तो 1380 से 1390 के बीच में बता रहे हैं। ओके, तो कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं कि ये कब लिखा था। 1380 से 90 के बीच में लिखा था। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैरिज हुई थी वो 1382 में हुई थी, जनवरी के मंथ में। ठीक है, तो उसी के आसपास लिखा गया था ये पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ध्यान रखिएगा, मैरिज के टाइम पे लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, what is done by Pandarus in Troilus and Cressida? Troilus and Cressida, this question is the question that I have also discussed in the last video of mine. तो पेंडरस ने ट्रॉयलस एंड क्रेसीड में क्या किया था? ट्रॉयलस एंड क्रेसीड was actually work by Chaucer. It was a poem, a long poem. 1378 से 1885 के बीच में लिखा गया था ये। ओके, और इसमें जो क्रेसीड के अंकल हैं पेंडरस, कौन है ये पेंडरस? अंकल ऑफ क्रेसीड। इट इज़ एन फिक्शनल कैरेक्टर। ओके, सो लेट्स रीड द आंसर्स के इनमें से क्या आंसर होगा, पेंडरस ने क्या किया होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है और अगर आपने नॉलेज अच्छी है आपको, तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। अलाउज द मैरिज ऑफ ट्रॉयलस एंड क्रेसीड, मैरिज के लिए अलाउ कर देते हैं। फाइट द वॉर टिल द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक वॉर लड़ते हैं वो। यूनाइटेड द टू नेशंस एंड ब्रॉड द पीस एंड हारमनी, पीस एंड हारमनी लेके आती हैं वो, दोनों नेशंस को एक साथ कर देते हैं, यूनाइट कर देते हैं। लर्न द सीक्रेट्स एंड ब्रिंग द यंग कपल टुगेदर, सो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, उन्हें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लव है, कोर्टशिप है, और उसके बाद में फिर ये जो दोनों कपल है, दोनों कपल को एक साथ मिला देते हैं। क्रेसीडा promised to herself, so Cressida is also called Cressida. Cressida promised to herself that, क्रेसीडा ने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया था? she will happily live with her father, वो हैप्पीली अपने पिताजी के साथ रहेगी। she will be true to Troilus, वो ट्रॉयलस के लिए हमेशा ट्रू रहेगी, लॉयल रहेगी। she will be true to डायमीड के लिए हमेशा ट्रू रहेगी। she will be true to द कंट्री के लिए हमेशा ट्रू रहेगी, देश के लिए हमेशा ट्रू रहेगी। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो बहुत बार गलतियाँ ये हो जाती हैं कि आपको पता ट्रॉयलस एंड क्रेसीड है, दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा सी विल बी ट्रू टू ट्रॉयलस, बट द एग्जैक्ट आंसर इज सी विल बी ट्रू टू डायमीड। ओके, सो ट्रॉयलस से ये लव करती है, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये दोनों बिछड़ जाते हैं। और ये ट्रॉयलस ट्रॉय से बिलोंग करता है और इसके पिताजी ग्रीक्स की साइड में हो जाते हैं, जो कि ट्रॉयलस के अपोजिट खड़े हुए होते हैं। और ग्रीक की साइड में जब वो जाते हैं तब
क्रिसीडा डायमीड से मिलती है और वहाँ पे डायमीड से इसका अफेक्शन बढ़ जाता है। फिर इसने प्रॉमिस किया था अपने आप को कि ये डायमीड के लिए हमेशा ट्रू रहेगी। इसने ट्रॉयलस को एक तरह से चीट कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द मिथ जनरेटेड बाय द पोएम पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज द पोएम दैट इज रिटन ऑन द मैरिज ऑफ रिचर्ड टू विद एनियो बोहेमिया। ओके, तो ये वही पोएम के बारे में बात हो रही है। एक मिथ था इसके बारे में कि इसमें क्या चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें क्या चीज़ों के बारे में बात किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज पीपल असेंबल एट द कॉल okay, people assemble and call the vampire by their own choice, own will. Okay, women gather before the goddess nature to show their mates. Monkeys assemble before the goddess to show their power. Birds gather before the goddess nature to show their mates. So the right answer is birds gather before the goddess nature to show their mates. Parliament Falls में एक असेंबल होती है, एक गैदरिंग होती है, बर्ड्स वहाँ पे सारी की सारी इकट्ठा होती हैं और वो वैलेंटाइंस का डे होता है। तो वैलेंटाइंस का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन इसी में दिया गया है। जो 14 फरवरी को लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वैलेंटाइन का पहला डिस्क्रिप्शन इसी वर्क में दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में। तो इसमें वैलेंटाइंस वाला दिन होता है जिसमें कि बर्ड्स सारे के सारे इकट्ठा होते हैं और अपने पेयर को, अपने कपल को वो सर्च कर रहे होते हैं। ओके, गॉडेस नेचर के सामने सर्च कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज इन प्रोज द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में एक्चुअली देखिए टोटल 30 पिलग्रिम्स थे, 29 पिलग्रिम्स और 30 अगर हम उसमें 64 को भी ऐड कर देंगे तो 30 पिलग्रिम्स थे टोटल। ओके, यूजीसी का जब क्वेश्चन बनेगा तो 30 आंसर टिक करना है आपको। 30 पिलग्रिम्स थे, उनको 4 स्टोरीज सुनाती थी सभी को। ओके, तो उस तरह से टोटल 120 स्टोरी सुनाती थी। बट पूरा लिखते लिखते जब चौसर इसको लिख रहे थे तो पूरा नहीं लिख पाए थे वर्क को, उनके बीच में ही डेथ हो गई थी। तो वो सिर्फ 120 स्टोरीज़ में से 24 स्टोरीज़ को ही लिख पाए अपनी लाइफ के टाइम पे। तो 24 स्टोरीज़ में कुछ स्टोरीज़ तो प्रोज फॉर्म में लिखी गई हैं और कुछ स्टोरीज़ पोएम की फॉर्म में लिखी गई। तो इसमें ये पूछा गया कौन सी स्टोरी प्रोज के फॉर्म में लिखी गई है। तो टोटल 24 में से सिर्फ और सिर्फ 2 स्टोरीज ऐसी हैं जो कि प्रोज फॉर्म में लिखी गई हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सी हैं वो 2 स्टोरीज है क्या इसमें, या एक भी है क्या इसमें। द टेल ऑफ मेलीवी, पार्सन्स टेल, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। ओके, सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। द टेल ऑफ मेलीवी एंड पार्सन्स टेल, ये वो 2 टेल थी जो कि प्रोज में कही गई हैं। ओके, और ये चौसर ने कही थी द टेल ऑफ मेलीवी, ध्यान रखना। ठीक है, The poem by Chaucer, known to be the first attempt in English to use the heroic couplet is। कौन सी पोएम है जो कि चौसर ने लिखी है और इंग्लिश में उन्होंने सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज़ करके लिखी है, कौन सी पोएम है वो। आंसर चेक करते हैं। द कंप्लेंट अनटू पाइटी, द रोमांस ऑफ द रोज, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। ट्रॉयलस एंड क्रिसीड के बाद में लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखी थी, ये इन्होंने मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है और इसी में हीरोइक कपलेट का भी यूज़ किया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखना है। ओके, हीरोइक कपलेट का यूज़ भी किया है और इंग्लिश में भी लिखा है। ये सेम चीज़ आपका कैंटरबरी टेल्स में भी किया गया है। बट आपसे पूछा गया है फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा था इंग्लिश में हीरोइक कपलेट यूज़ करने का, तो पहले लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन में किया गया था, इसके बाद कैंटरबरी टेल्स लिखी गई है, फिर उसके बाद उसमें किया गया है। ओके, इंग्लिश में ही हीरोइक कपलेट का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बट द एक्स्ट्रा डिटेल्स, द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी हियर। क्वेश्चन नंबर 11, इन द कैंटरबरी टेल्स द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स वॉज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन। तो कैंटरबरी टेल्स में एक कैरेक्टर था डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। डॉक्टर ऑफ फिजिक एक डॉक्टर था, तो वो हैवली किस चीज़ पे डिपेंडेंट था। वो डॉक्टर तो था बट जो डॉक्टर्स की डिग्रीज़ हैं, डॉक्टर्स में जो भी स्टडी वगैरह हम करते हैं वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं था। तो ऑप्शन है आपके मॉडर्न साइंस, चर्च, एस्ट्रोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव, किन चीज़ों पे डिपेंडेंट था। तो आंसर है इसका एस्ट्रोलॉजी। डॉक्टर होने के बाद में भी वो एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंडेंट था। अपने जो पेशेंट्स थे, पेशेंट्स को जो ट्रीट करता था वो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे करता था। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषी के बेस पर। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसको कहा जाता है। शेक्सपियर, अलेक्जेंडर, मार्लो, चौसर। सो द आंसर इज चौसर। चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है, यानी कि इनके बाद में ही चेंज आना स्टार्ट हुआ राइटिंग में। ओके, चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और अगर रेनेसा की जगह रिफॉर्मेशन आ जाए तो विक्लिफ आंसर हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, विक्लिफ।
द बुक ऑफ द डचेस बाय चौसर इज़, तो जो बुक ऑफ द डचेस है चौसर की वो क्या है? ऑप्शन ए लेंथी एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पैटर्न्स वाइफ। चौसर के जो पैटर्न थे उनकी वाइफ के ऊपर लेंथी एलिगरी लिखी है इन्होंने उनकी डेथ पर। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ब्लॉन्च ऑफ लेंसेस्टर। क्या डचेस ब्लॉन्च जो कि लेंसेस्टर से बिलोंग करती थी उनकी डेथ पे लिखी गई एलिजी है ये? ओके, और देखते हैं। रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। तो जॉन ऑफ गॉन्ट की जो वाइफ है उनकी डेथ पे मॉर्न करने के लिए ये वर्क लिखा गया है। तो इन तीनों में से क्या करेक्ट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। ओके, ऑल ऑफ देम कैसे हो जाएगा? तो देखिए, चौसर के जो पैटर्न थे उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उसी के ऊपर इन्होंने लेंथी एलिगरी लिखी थी, और उनकी जो वाइफ थी उन्हीं को कहा जाता है डचेस ब्लॉन्च ऑफ लेंसेस्टर। लेंसेस्टर से बिलोंग करने वाली नहीं है, डचेस ब्लॉन्च इनका नाम था। ओके, ये एलिजी फॉर्म में भी लिखी गई है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, और इनके जो पैटर्न थे उनका ही नाम था जॉन ऑफ गॉन्ट, और उनकी ही वाइफ की डेथ को मॉर्न करने के लिए एलिजी लिखी गई। तो तीनों में आपके अलग अलग लैंग्वेज में सेम चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आंसर देखिए, चौसर हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ हिज टाइम्स बिकॉज ही ओवर एम्फेसाइज द राइट्स ऑफ द लोअर क्लासेस। तो राइट्स की स्पेलिंग गलत है, इसमें RIGHT होनी चाहिए। He exaggerated the courtly benevolence. He writes for the court and cultivated classes and neglects the sufferings of the poor. तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कोर्ट और कल्टिवेटेड क्लासेस के लिए लिखा था, बड़े बड़े लोगों के लिए लिखा था, लेकिन जो पुअर लोगों की जो सफरिंग्स थी उसके बारे में इन्होंने नहीं लिखा था, तो उनको निगलेक्ट कर दिया था। तो ये इसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ इन द कैंटरबरी टेल्स द वेराइटीज़ ऑफ पिलग्रिम्स आर गोइंग टू। जो वैराइटीज़ ऑफ पिलग्रिम्स है वो कहाँ जा रहे हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि पिलग्रिम्स टोटल 30 थे। अभी कहाँ जा रहे होते हैं? द टूम ऑफ सेंट जॉन वॉल्टन, द टूम ऑफ सेंट थॉमस बैकेट, द टूम ऑफ सर थॉमस बैकेट, द कैंटरबरी कैथेड्रल होमेज। तो कहाँ जा रहे होते हैं? द टूम ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर। तो कैंटरबरी टाउन है, कैंटरबरी टाउन में कौन सी जगह जा रहे होते हैं? द टूम ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। ओके, थॉमस बैकेट के टूम पर जा रहे होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 16 इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स चौसर एम्प्लॉयड द ओटावा राइम रॉयल हीरोइक कपलेट बोथ ए एंड बी। अभी डिस्कस किया था हमने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स भी कहा जाता है। उसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया? हीरोइक कपलेट का यूज़ किया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओटावा राइमा मतलब 8 लाइन के जो स्टैंजा होते हैं इस राइम स्कीम के साथ में, उसको ओटावा राइमा कहते हैं। ABCC राइम रॉयल 7 लाइन का स्टैंजा होता है ABCC। ओके, ये राइम स्कीम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हु वाज द मोस्ट जोवियल होस्ट इन द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स में जब ये एक इन में रुके थे, एक होटल में रुके थे, तो वहाँ पे होटल का जो होस्ट था वो कौन था? वो बहुत ही फ्रेंडली होस्ट था, बहुत ही हैप्पी रहने वाला होस्ट था। तो वो जोवियल होस्ट कौन था? क्या नाम था? मिलर, नाइट, हैरी बेली, जॉन। तो इस करेक्ट आंसर है आपका हैरी बेली। हैरी बेली वॉज द होस्ट। वेरी कॉमन क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फिक्शनल इन वेयर द पिलग्रिम्स मीट इन द कैंटरबरी टेल्स। तो इनका मतलब होता है होटल। तो जिस होटल में, जिस इन में सभी पिलग्रिम्स रुके थे वो एक फिक्शनल इन था। वो फिक्शनल इन का नाम क्या था? कैंटरबरी, प्रिंसटाउन, टवार्ड, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज टवार्ड इन। ओके, द lively mix of the variety of genres told by the travelers from all aspects of society is, यानी कि सोसाइटी के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा ट्रैवलर्स थे, उन ट्रैवलर्स के द्वारा अलग अलग जॉनराज की जो स्टोरी सुनाई गई थी वो किस वर्ग में सुनाई गई थी? बुक ऑफ द लियोन, द कैंटरबरी टेल्स, ट्रोलेस एंड क्रिसीड, द हाउस ऑफ फेम्स। विच इज द करेक्ट आंसर? द कैंटरबरी टेल्स में है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम्स ऑफ 2 कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स इन रीव्स टेल। तो रीव की टेल में 2 कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स का जो नेम है वो क्या है? मिलर एंड जॉन, सिनकिन एंड एलिन, मिलर एंड सिनेकिन, एलिन एंड जॉन। सो द करेक्ट आंसर इज एलिन एंड जॉन। ओके, द पिलग्रिम्स laughed heartily at the tale by Miller, but who took the offense thinking that the Miller meant to disparage carpenters। मिलर की जो टेल थी वो सेकंड टेल थी। मिलर की टेल पे सारे के सारे पिलग्रिम्स बहुत हंस रहे थे, सभी खुश हुए थे। बट एक व्यक्ति ऐसा था जिसको ये लग रहा था कि मिलर की टेल कारपेंटर्स को डिस्परेज कर रही है, इंसल्ट कर रही है। तो वो कौन था? ओसवाल्ड द रीव। ओके, जो रीव था, रीव
को लगा था क्योंकि वो भी एक कारपेंटर था। क्वेश्चन नंबर 22. In the prologue to the Canterbury Tales, the fading chivalry of Middle Ages is represented by the aged knight, while the budding chivalry of Chaucerian time is represented by, तो जो फेडिंग चिवलरी थी यानी कि जो एज्ड चिवलरी थी, ब्रेवरी थी, वो नाइट रिप्रेजेंट कर रहा था क्योंकि नाइट की एज काफ़ी हो गई थी और वो भी एक सोल्जर था, तो जो ब्रेवरी थी वो नाइट रिप्रेजेंट कर रहा था। और बडिंग चिवलरी थी यानी कि जो न्यू, जो बडिंग का मतलब है न्यू, ओके, न्यू ब्रेवरी थी, न्यू एज की ब्रेवरी थी। यंग एज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? यंग एज को रिप्रेजेंट कर रहा था स्क्वायर, जो कि नाइट का ही बेटा था, ठीक है। अबाउट डेस्क लाइन्स आर इन वर्ड्स इन कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स में कितनी लाइन्स हैं वर्ड्स में? 17,000 लाइन्स, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आर, द पोएम ट्रॉयलस एंड क्रिसीड इज बेस्ड ऑन डैश वर्क। ट्रॉयलस एंड क्रिसीड जो पोएम है वो किस वर्क पर बेस्ड है? बोकेशियोस फिलोस्ट्रेटो, रिटेन 1330s, ओके। बोकेशियो का वर्क है फिलोस्ट्रेटो और इस पर बेस्ड है ये वर्क आपका ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, ठीक है। 1330 में लिखा था बोकेशियो ने ये। हाउस ऑफ फेम इज बेस्ड ऑन डैश फॉर्म। हाउस ऑफ फेम कौन से वर्क पर बेस्ड है? रियलिस्टिक, ड्रीम विजन, वर्चुअल इमेजिनेशन, रिलीजियस। सो द आंसर इज ड्रीम विजन। ड्रीम विजन पर बेस्ड चाहिए। ड्रीम विजन क्या होता है? जब किसी भी वर्क में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट एक सपना देख रहे होते हैं और सपने में स्टोरी चल रही होती है, तो वो ड्रीम विजन की फॉर्म में होती है। इसी तरह से हाउस ऑफ फेम में भी आपका ये सपना देख रहे होते हैं और सपने में गॉडेस वीनस का जो टेम्पल है उसमें पहुंच जाती हैं ये सपने में, ओके। 3 पार्ट्स में बुक लिखी गई है। पहले पार्ट में उसमें गॉडेस वीनस के टेम्पल में पहुंच जाते हैं, दूसरे पार्ट में इनको एक ईगल उठा के ले जा रहा होता है। तो इस तरह से ये ड्रीम देख रहे होते हैं और ड्रीम में स्टोरी चल रही होती है इनकी, तो इसलिए हाउस ऑफ फेम क्या है? ड्रीम विजन है, ओके। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई है, बट जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके चौसर आपको बहुत इजी लगने लगेगा और डेफिनेटली इनमें से आपके क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। सो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ को लेके कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी एक्सप्लोर कराना है या फिर कुछ और नॉलेज चाहिए, तो वो कमेंट्स में आप बताइएगा मुझे। आपके लिए आपके कुछ भी क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस करने के लिए यहाँ पे लाता हूँ उनको अच्छे से अच्छा डिस्कस कर सकूँ, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस कर सकूँ, उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च में टाइम लगता है और कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। बट स्टिल अगर आपको लगे कि उसमें कोई भी मिस्टेक है वर्क्स में, जो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कोई भी मिस्टेक है, तो वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। इसके बाद में MCQs के बाद में अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगा जो कि चौसर के लिए ही होंगे और वो बहुत अमेजिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ओके। सो इस द टीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।